सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि सियासत बहुत बेरहम चीज़ का नाम है क्योंकि इसके सीने में दिल नहीं होता, सियासत के रगों में खून भी नहीं होता और अगर होता तो यकीनन उसका रंग सफ़ेद होता। अच्छा, एक ख्याल ये भी है कि सियासत के रगों में खून की जगह ज़ाती मुफादात, रंजिशें, इख्तिलाफ़ात और अना दौड़ती है। अगर ये कहा जाए कि सियासत के मैदान में हरीफ हमेशा हरीफ रहता है तो ये भी दुरुस्त नहीं है, जबकि दोस्त भी हमेशा दोस्त नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपना आप दिखाई देता है। अच्छा, हमने देखा कि मुफादात की खातिर कभी बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बना, तो फिर कभी भाई और बहन का रिश्ता, और दर हकीकत ये रिश्ते इंतहाई एहतराम के काबिल है। लेकिन जब सियासत में ये खोखले रिश्ते बनाए जाते हैं तो ये अपना एहतराम खुद ब खुद कह लें कि खो देते हैं। अब अगर आपने इसकी ताज़ा तरीन मिसाल देखनी है तो नून लीग की नायब सदर और बिलावल की सूरत में देखी जा सकती है। नून लीग की नायब सदर ने बिलावल को क्या कहा था, भाई बनाया था भाई, लेकिन फिर उसी भाई के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने कल के दुश्मनों को दोस्त बनाते हुए अपने मकासद को हासिल करना चाहा, लेकिन उसको उल्टा कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। पीपल्स पार्टी एक बार फिर बाजी ले गई, जरदारी एक बार फिर सब पर भारी साबित हो गए। नून लीग की नायब सदर ने पीपल्स पार्टी से सियासी रिश्ता जोड़कर अपने वालिद को मुश्किलात से निकालना चाहा। पीपल्स पार्टी को रियासत मुखालिफ बयानिया पर अपनी हम आवाज़ बनाने की बहुत कोशिश की। पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उल्टा खुद इस्तेमाल हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत से विफाक में यूसुफ रजा गिलानी को ना सिर्फ अपना सेनेटर बनाया बल्कि नून लीग के इदारों से टकराव को भी खूब इस्तेमाल किया। खुद प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे, इदारों के साथ मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करके उन्होंने नून लीग के आप कह लें कि सारे खेल को बिगाड़ दिया। वो नून लीग की नायब सदर जो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आई, उन्होंने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए लाड़काना जाने का भी जतन किया। बीबी शहीद की बरसी के मौके पर उन्होंने मोहतरमा की सियासी खिदमात को सराहा, जबकि उनके वालिद मोहतरम उनको मुल्क और जमहूरियत की क्या कहते थे, दुश्मन करार देते थे। लेकिन वक्त का आप सितम देखिए, वक्त का सितम कि उनकी साहिबजादी ना सिर्फ बीबी शहीद को जमहूरियत का मजबूत सतून कहती रहीं, बल्कि उन्होंने मोहतरमा शहीद के मज़ार पर जाकर हाजिरी भी दी। यही नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए। लेकिन अपने मिजाज से हटकर ये सब कोशिशें करके भी उनके और उनके वालिद मोहतरम के हाथ कख नहीं आया, कुछ नहीं आया, वेले रह गए, खाली हाथ। यानी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के मुंह से अपने नारे भी लगवा लिए, लेकिन उनके मुल्क दुश्मन एजेंडे का बिल्कुल साथ भी नहीं दिया। यानी अगर अब हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी की कामयाब सियासत ने मुस्लिम लीग नून को हर महाज पर ढेर कर दिया तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। अच्छा, मुझे पीडीएम का ख्याल आता है ना, जबकि ये कैसे बनी, तो मुझे लगता है कि बस जेयूआई के सरबरा को शायद एक ख्वाब आया और फिर अगले दिन उन्होंने पीडीएम बना डाली। वो कहते हैं ना कि जी काम को हमेशा बिगाड़ देती, इसीलिए पीडीएम की बुनियादें बहुत कच्ची रह गई। जब बुनियादें कच्ची होंगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? अब जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी वो इमारत गिरेगी, पायदार हो ही नहीं सकती। सो इसका नतीजा आपके सामने यही निकला कि पीडीएम की इमारत में बड़ी दरार पड़ गई, ये ज़मी बोझ हो गई। कल पीपल्स पार्टी की तरफ से मिलने वाले सियासी झटके के बाद इस सियासी इत्तेहाद के ज़मी बोझ होने का नज़ारा सब ने देखा, लेकिन नून लीग और जेयूआई अब भी मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं। अब इस तबाह हाल पीडीएम के मलबे पर बैठे हैं और इसरार कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, पीडीएम की इमारत बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम भोले ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं कि आपकी ज़मी बोझ सियासी इमारत को देख ही ना सके कि बड़ी ये आलाशान इमारत है, ये वाकई भी खड़ी हुई है। गिरी हुई इमारत को कैसे कहेंगे खड़ी हुई है? इतना आप लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। पीपल्स पार्टी पीडीएम में एक सतून की तरह थी, मान लें कि ये सतून अब निकल गया है, फिर कैसी इमारत, कौन सी इमारत, कैसी पीडीएम? बहुत बेवकूफ़ बना लिया आप लोगों ने, कभी आर या पार कहकर, कभी फैसला कुन घड़ी आने वाली है, कभी इस्तीफे, कभी लॉन्ग मार्च की धमकियां तड़ियां देकर। कोई जादू नहीं चला आपका। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी काबू में नहीं आई, हाथ नहीं आई। इस सारी सिचुएशन पर मुझे यहाँ एक मिसाल याद आ गई नाजरीन।
वो ना कहते हैं ना कि ना जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, ठीक मुस्लिम लीग नून का यही हाल है, जो जबरदस्ती पीपल्स पार्टी की मेहमान बनने चली थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब चूंकि पीपल्स पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत इस्तीफे नहीं देने वाली, इस मामले पर तभी गौर हो सकता है जब नून लीग के कायद वापस आएंगे। और आएंगे फिर नून लीग के कायद वापस, बताएं जरा, आएंगे नाजरीन? अब लेकिन साबिक वजीर आजम वापस आने के लिए तो आपको पता है लंदन गए नहीं थे, तो वो तो नहीं आने वाले। अब पीपल्स पार्टी के साफ और खरे मौकिफ के बाद मुस्लिम लीग नून और JUI के सरबराह में इस कदर आप कह लें कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि लाख छुपाने से भी अब ये फ्रस्ट्रेशन छुप नहीं सकती। PDM के सरबराह का क्लिप देखिए जरा। देखा आपने नाज़रीन के PDM के सरबराह की दाल नहीं गली, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर जो परेशानी थी उसके आसार नुमाया थे। उन्होंने बहुत टूटे हुए दिल के साथ इसका ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के साथ असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात पर राज़ी नहीं है और उन्होंने इस हवाले से वक्त मांगा है। और साथ ही जब उन्होंने 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान किया तो आपने देखा साफ साफ लग रहा था कि उनको ऐलान करते हुए बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो ज़्यादा देर वहाँ खड़े ही न रह सके कि उनके तासुरात ज़्यादा लोग नोट ना कर लें, और अभी बात अपनी मुकम्मल ही की और चलते बने। अब बेचारे मौलाना साहब इस उम्र में इतना बड़ा गम सहना पड़ा। पहले दुखी बंदा था बेचारा, असम्बली में पहुँच ना सका, स्टूल तक तो मिला ना, चेयर तो दूर की बात, और ना असम्बली में बैठे लोगों को इस्तीफों पर राजी कर सके। दुखी तो है ना मौलाना साहब इस टाइम पे। अब इस मौके पर नून लीग की नायब सदर उनको पुकारती रहीं कि मौलाना साहब सहाफ़ियों के सवालात के जवाब तो दे दे, लेकिन उनके पास किसी सवाल का जवाब होता तो देते ना। उन्होंने कहा चलने में बेहतरी, चला जाओ यहाँ से। अब उनको अंदाज़ा था कि सहाफ़ी उनसे मुश्किल तरीन सवाल पूछेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। और उन्होंने मीडिया टॉक से निकल कर पीपल्स पार्टी से भी अपना एहतजाज बाकायदा रिकॉर्ड करवाया। अब मुझे लगता है कि उनको शायद ये अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि उनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब JUI के सरबराह ने पहले भी हुकूमत के खिलाफ याद कर इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया था, तो उस वक्त सब अपोजिशन जमातों ने उनके साथ चलने का वादे किए थे। मौलाना साहब कदम बढ़ाए, हम आपके साथ है, ऐसा कहा गया। और जब मौलाना साहब ने मार्च के लिए सफ़र बांधा, कदम बढ़ाए, पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने खुद को सफ़र में तनहा पाई, यानी मैं और मेरे साथ भी मैं। मौलाना साहब की वो सिचुएशन थी, मैं मौलाना और मेरे साथ भी मैं ही खड़ा हूँ। अब मौलाना साहब की बदकिस्मती कह लें कि वो अकेले ही थे और अकेले ही चलते गए। कारवा बनना होता तो दूर की बात थी, वो अकेले ही रहे। इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो गया, कारवा बनना तो दूर की बात है, और बड़ी मुश्किल से बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता मिला। और बार बार कहते रहे कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, फिर वो हाथ भी ना दिखाए जिसमें पता नहीं क्या था, खाली थे तो बंद रहे, दिखाए नहीं। अब क्योंकि नाज़रीन जो PDM है ना, उसके सरबराह और मुस्लिम लीग नून दोनों ही एक तरफ हैं। वैसे मौलाना साहब कहते हैं कि 9 जमातें इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। अगर 9 जमातें तैयार हैं तो मेरा सवाल है तो दे देना इस्तीफ़ा, फिर इस्तीफ़ा दे दें, यानी जो तैयार है वो तो दे दें। फिर आपको इसके लिए पीपल्स पार्टी की मोहताजी क्यों महसूस हो रही? 9 जमातें अगर एक तरफ हैं तो कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी आपके साथ है या नहीं है, आप 9 जमातें तो बिस्मिल्लाह करें। JUI के सरबराह का दुख इस वक्त कोई समझ रहा है तो वो नून लीग की नायब सदर हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से लाल झंडी दिखाने के बाद उनका भी वही हाल था जो PDM के सरबराह का था। ज़रा देखिएगा और गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखा आपने कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी कायद को क्या कह रहे थे कि जी आप भी सहाफ़ियों के सवाल का जवाब ना दें, जबकि नून लीग की नायब सदर ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो पूछना है पूछ लें। अब आप देख लें नाज़रीन, ज़रा देखें कि पीपल्स पार्टी के सियासी नॉकआउट करने के बाद मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बुखलाहट साफ साफ नजर आ रही। इसे बुखलाहट ही कहेंगे ना, कन्फ्यूजन। मोहतरमा ने एक सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा कि जी इस्तीफे से मुतालिक जब तक हमें पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देती है वो उस पर कोई राय नहीं दे सकती है। अब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी आपको साफ साफ जवाब दे तो चुकी है, अब पता नहीं आप उनसे कौन सा मजीद जवाब सुनना चाहते हैं। वो जवाब हजम नहीं हो रहा अभी तक, कन्फ्यूज है, बुखलाहट का शिकार है। जवाब मिल गया आपको, सुन लिया, हजम करें, इसको एब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें, एक्सेप्ट करें। अब आप मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का जरा गुस्सा भी देखें नाजरीन, कि वो अपनी बात के दौरान, देखा आपने सुना कि किसी सहाफ़ी को डांट देती हैं कि आप बराए मेहरबानी चुप करके ज़रा बात सुनें, जबकि इनको शायद मालूम नहीं कि अवाम कब से इन्हीं की तो सुन रहे हैं, लेकिन अब वो बोर हो चुके हैं, अब वो सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें आपको नहीं सुनना चाहते अब अवाम। तभी तो आज PDM का ये हाल है, और कितना सुनाएंगे आप। जरदारी साहब ने इसीलिए मेरे ख्याल से आपको कहा था कि कुछ हमारी भी सुन लें, सिर्फ अपनी ना सुनाते रहें। काश आप सुन लें, काश आप सुनने वाले होते और आप सुनते अकल की बातें, गुर की बातें। लेकिन आपको तो ब्लंडर्स करने की आदत पड़ चुकी है, ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर। जब दिमाग ज़्यादा ना और इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो यही हाल होता है। इनके चेहरे के ज़रा तासुरात देखें, देखें आप,
ये जो एक बड़े दबंग इनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी और चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस होता था, आज आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि असलियत पता चल गई कि कहाँ खड़े हैं। अब नून लीग की नायब सदर अपने वालिद की खिदमत गिनवाते हुए क्या कह रही थी कि सबसे ज़्यादा लंबी और सख्त जेल उनके वालिद ने काटी है। अब अगर देखा जाए नाज़रीन तो मोहतरमा का चेहरा काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था, लेकिन बात वो मज़ाहिया कर रही थी, तासुरात साथ ही नहीं दे रहे थे बात के। चलिए मैं इनको ज़रा याद करवाती हूँ कि आपके वालिद को तो मुशर्रफ दौर में जब जेल में रखा गया था तो वो जेल में मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं कर सके और डील करके वो फ़रार हो गए सऊदी अरब, और अब जब उन्हें अपनी करप्शन की वजह से दोबारा जेल जाना पड़ा तो लंबे बीमार हो गए और उन्हें बीमारियों का बहाना बनाकर फिर भागना पड़ा लंदन। तो फिर लंबी जेल कैसे काटी, ज़रा मुझे बता दें, समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं। सख्त अजियतनाक और तवील जेल जरदारी साहब ने काटी, वो भी नून लीग के दौर में। जरदारी साहब ने कल पीडीएम के इजलास में क्या कहा था कि मैंने 14 साल जेल में गुजारे हैं। दर हकीकत उनके कहने का मतलब ये था कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। अब आप समझ तो गई होंगी जरदारी साहब क्या कहना चाहते थे, क्योंकि बड़ी समझदार हैं आप, क्योंकि आप समझदार होने के साथ साथ मेरे ख्याल से दूर अंदेश भी हैं। वो कैसे हैं, ज़रा खान साहब का क्लिप देखिएगा, उसके बाद बताती हूँ। अच्छा नाज़रीन, नून लीग की नायब सदर ने क्या कहा था कि शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, और फिर आपने देखा कि वाकई अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया। फिर उन्होंने जब इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि पीडीएम में लड़ाई हो गई, और फिर वाकई पीडीएम में लड़ाई भी हो गई। दर हकीकत मोहतरमा इमरान खान का मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि वो बता रही थी कि जो उनको महसूस हो रहा था, जो उनको नज़र आ रहा था। तो इस लिहाज से देखें तो फिर मोहतरमा मेरे ख्याल से दूरअंदेश हुई, मानना पड़ेगा। अब नून लीग की नायब सदर की सारी जो पेश गोई हैं वो आप देख लें कि दुरुस्त साबित हो रही हैं। गौर करें ज़रा, इस्तीफ़े से मुझे याद आया कि इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कि जो भी इस्तीफ़ा देने की बात करता है तो वो मजाक करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनका इशारा अपनी और पीडीएम के सरबराह की जमात की तरफ है, मजाक, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफ़ा देने की बात की ही नहीं थी। और अब जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं, और अगर ये मार्च करते हैं और इस्तीफ़े भी देते हैं तो ये अपनी सियासी मौत को, यानी इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि लॉन्ग मार्च से या इस्तीफ़े से किसी सूरत हुकूमत जाने वाली तो है नहीं। और पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह भी यही कह रही कि इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च कोई मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए ज़रा क्या कहती हैं। सुना आपने नफीसा शाह साहिबा को, यानी पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ क्या है। दो टोक मौक़िफ़ के वक्त से पहले इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। जो भी समझ बूझ रखेगा, जमहूरियत को समझेगा, मुल्क को समझेगा, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहेगा, सोचना चाहेगा, वो यही बात करेगा कि देखिए जो इस्तीफ़े देना या इस तरह की बातें, ये मुस्तकिल हल नहीं होता। मुस्तकिल हल ये नहीं होता, ये जमहूरी हल नहीं होता, पार्लिमानी हल नहीं होता। जैसे कि पीपल्स पार्टी ने इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि बड़ी मेचोरिटी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये कि अब भी इस्तीफ़े देने का वक्त नहीं है, और इनका दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इस्तीफ़ों की टाइमिंग का इशू है। अच्छा, नफीसा शाह साहिबा ने तहरीक इंसाफ के तवील धरने का ये जो हवाला दिया, आपने सुना होगा, गौर किया होगा, क्या कहती हैं कि इन्होंने भी भरपूर अंदाज में अपना शो किया, कच्चे पक्के इस्तीफ़े भी दिए, लेकिन वो हुकूमत को घर नहीं बेच सके थे। अब इनकी इस बात से, नफीसा साहिबा की इस बात से साफ साफ क्लियर हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि चाहे लॉन्ग मार्च का मामला हो, चाहे आप कह लें कि धरने की बात हो, चाहे इस्तीफ़ों का चक्कर हो, पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो किसी भी किस्म के गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी के पीडीएम में अदा किए गए इस किरदार पर ये जो आपके सामने आ चुका है, अब मुस्लिम लीग नून खुलकर सामने। पहले भी शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आपको याद होगा, बहुत कुछ कहा करते थे, और अब उनका क्लिप हमारे पास होगा। टीम ज़रा सुनाइएगा क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने, क्या कहा था। अच्छा, देखा आपने, एक पुराना क्लिप था एक प्रोग्राम का, आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना ऐसे जैसे कुएं में छलांग लगाना, यानी बेवकूफ़ी, गलती, कि आपको पता है सामने कुआं और आप छलांग लगा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको। अब इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी माजी में ये बात कह चुके हैं कि जरदारी साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, एतबार किया ही नहीं जा सकता, यानी उनको जरदारी साहब काबिल एतबार, काबिल एतमाद लगते ही नहीं है। अब कल पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी के कहने के मायूस करने के बाद, अब तो पीपल्स पार्टी ने सही इनको मायूस किया ना, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का तो ताज़ा मौक़िफ़ सामने आया है, वो क्या, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या कहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कहना है कि जी मुझे शुरू से ही पीपल्स पार्टी पे यकीन नहीं था। तो क्या इस्तेमाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी को आप, जब आपको यकीन नहीं था? शुरू से ही यकीन नहीं था।
अगर पीपल्स पार्टी आपको इस तरह बिल्कुल कंफ्यूज ना कर देती तो फिर आपको शायद यकीन था, क्योंकि आपको लगता है कि शायद अपना मुफाद निकल सकता है। एहसन इकबाल साहब, जिनको मैं नेशनल रस्तू पाकिस्तान कहती हूँ, बहुत समझदार है, उनका दिमाग इतना चलता है कि हम लोगों को कहाँ उतनी समझ आती है उनकी बातों की, ऐसी सी बातें कर जाते हैं रस्तू जो हैं। अब एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं कि जी मुझे पीपल्स पार्टी के फैसले से मायूसी नहीं है बल्कि डिसअपॉइंटमेंट है। समझ आई आपको नाजरीन? मायूसी नहीं है रस्तू साहब को, डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे ज़रा कोई समझाएगा कि डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी में फ़र्क क्या होता है? यानी अगर किसी को मायूसी नहीं होगी और डिसअपॉइंटमेंट होगी तो क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। यानी कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही हुई ना। मायूसी का मतलब क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? मायूसी। लेकिन इनको मायूसी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। समझे ज़रा। यानी एहसन इकबाल साहब, आपका हमेशा ही एक बखरा फ़लसफ़ा होता है और आपका फ़लसफ़ा और कमाल का ना हो तो कमाल ही होगा डेफिनेटली, तभी तो परस्तू हैं। खैर, आप पीपल्स पार्टी के बारे में अब जो भी कहें जो भी सोचें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वाज़े तौर पर क्लियरली समझा दी है। मतलब इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो, बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे दिया, क्लियरली आपको जवाब दे दिया। अब आप तमाम लोग तो बुखलाहट का शिकार हैं, कन्फ्यूज़। आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि जवाब मिल गया। अभी आपको मैंने क्लिप्स जो दिखाए, अब इनको ये नहीं पता कि जवाब तो मिल गया, पता नहीं कौन से जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। कि इन्होंने क्लियरली पीपल्स पार्टी ने इनको बता दिया, प्रैक्टिकली बता दिया, अपने अल्फाज से भी बता दिया कि दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का ये खेल अब नहीं चलेगा। हम अपना कंधा आपको नहीं देंगे इस्तेमाल करने के लिए। बड़ी बार आप हमारे साथ हाथ कर चुके हैं, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में होने वाले पीडीएम के अहम इजलास की अगर मैं बात करूँ, उसमें अपोजिशन जमातों में इस्तीफ़ों लॉन्ग मार्च से मुतालिक इख्तलाफात अब आपके सामने खुलकर आ गए हैं। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा कि इत्तेहाद की 9 जमातें लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मुंसलिक करने के हक़ में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास तक इस हवाले से मोहलत मांगी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के इस तहफ़्फ़ुज़ात पर मौलाना साहब ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों से मुतालिक फ़ैसले तक 26 मार्च को होने वाले लॉन्ग मार्च को मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। अब नाज़रीन, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने असम्बली से इस्तीफ़े मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए। कहते हैं कि मियाँ साहब वतन आएंगे तो इस्तीफ़े उन्हीं के पास जमा करवाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा, असम्बलियाँ छोड़ने से हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। अब इस पर मरियम साहिबा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहती हैं कि जी आसिफ अली ज़रदारी इस बात की ज़मानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं होगा तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। अब नाज़रीन, देखना क्या कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है क्या बरकरार रहता है या फिर ये जो जहाज़ है टाइटैनिक की तरह डूब जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ JUI के सीनियर रहनुमा, नाराज़ भी हैं वो जी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, और कुछ देर बाद हमें सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, जब तक आप पीडीएम से अलहदा नहीं हुए थे, क्या उस वक्त भी पीडीएम में इस तरह के इख्तलाफात थे शुरू से जो कि दिखाए नहीं जाते थे, छुपा लिए जाते थे महारत के साथ, और आपको पता हो कि अंदर की खबर थी कि शुरू से इस तरह के इख्तलाफात थे, अब जो खुल के सामने आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि 18 के इंतखाबात के बाद ही ये जो खींचा तानी है, एक दूसरे की टांगे खींचने का अमल अपोजिशन के अंदर शुरू हो चुका था। JUI ने फैसला किया था कि हम सदारती इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हमने तो इस हद तक बात की थी कि आप हल्फ भी न उठाएं बल्कि तहरीक चलाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जनाब एतजाज़ आसन साहब को खड़ा कर दिया था सदारत के लिए, और मौलाना फजल रहमान साहब को भेजा था नवाज शरीफ साहब ने कि आप इनको कह दें कि मुत्तफ़िका उम्मीदवार लेकर आ जाएं। तो मौलाना फजल रहमान साहब समझाने गए थे सरदारी साहब को कि भाई आप इस पे बात करें कि मुत्तफ़िका कैंडिडेट होनी चाहिए अपोजिशन का। तो मौलाना फजल रहमान साहब को कहा गया कि आप इसके लिए कोशिश करें और नवाज शरीफ साहब को कह दें कि वो इसी एतजाज़ भाई को मुत्तफ़िका कैंडिडेट करार दे। तो उसमें अपना काम कर दिखाया, और नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब पेश की कि आप क्यों नहीं बनते।
तो मौलाना साहब ने हमारी जमात के फैसलों के बावजूद जो चंद घंटे पहले हमने की थी कि हिस्सा नहीं ले, उसमें उन्होंने जाकर कागज जमा की और उस तरह 2 सदारती उम्मीद पैदा है। तो ये काम जो अच्छा, ये हाफिज साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से सही नहीं आ रही, टीम ज़रा ये फिक्स कीजिएगा। तब तक ऑन एयर आवाज़ सही जा रही है क्या? हम लाइव शो में हैं, चूँकि मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है अपनी टीम से। मैं लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ, टीम ज़रा भी देखिएगा हाफिज साहब की आवाज़ क्लियर क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। लगारी साहब, आपने हाफिज साहब की भी बात सुनी, थोड़ी आवाज़ टूट टूट कर आ रही थी, लेकिन आपको जितनी समझ आई है, अब पीपल्स पार्टी ने भी लगारी साहब साफ साफ कह दिया कि असम्बलियाँ छोड़ने से हुकूमत और मजबूत हो जाएगी, इस्तीफा देने से माजत कर ली है। बल्कि जरदारी साहब ने तो ऐसी शर्त रख दी है जो नून लीग के लिए नामुमकिन है। कहते हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाए वतन तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा करवा देंगे। अब आपको भी पता है कि ना मियाँ साहब आने लगे हैं, ना इस्तीफे जमा होने लगे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने दोबारा साबित कर दिया कि एक जरदारी सब पे भारी। नहीं, मेरे ख्याल में ये मुकाबला नहीं था। जरदारी साहब भारी बनना चाहते थे या उनका ये नुक्ता चलो स्मार्ट मूव कह ले, जरदारी साहब की स्मार्ट मूव। नहीं, स्मार्ट मूव भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नुक्ता नजर नहीं था, उनका ये टारगेट नहीं था कि अपोजिशन जो है बिखर जाए या अपोजिशन को बखेर दिया जाए। उनका कभी भी ये टारगेट नहीं था। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसे हो गया लगारी साहब? ये जरा समझाइएगा, ये जो मामला फिर यहाँ तक आ गया, ये फिर क्या हुआ? ये अचानक हो गया, ये जरा प्लीज समझाइएगा। मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते पहले जो सूरत हाल पैदा हुई थी और उस वक्त जब ये बात आई थी कि उन्हें नहीं जाना चाहिए इंतहाई इक़दाम की तरफ, और ये तक कहा गया था कि तमाम पत्ते मेज पर बखेरने के बाद आप कहते हैं कि हम ऑप्शन ले रहे हैं हुकूमत से कन्फ्रंटेशन का, तो कम से कम अपने पत्ते तो छुपा कर रखते। सारे पत्ते खोल दिए कि हम जलसे करेंगे, फिर जुलूस करेंगे, फिर रैलियां करेंगे, फिर जाकर हम जो है वो इस्तीफे दे देंगे और उसके बाद जो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये क्या मतलब आप आखिरी इंतहाई इक़दाम करने की पोजीशन में थे कि आप चाहते थे कि इंतहाई इक़दाम कर लें, और सारे के सारे इक़दाम अगर आपके फेल जाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती। हुआ क्या कि जरदारी साहब ने कहा कि चलें इस ऑप्शन को लेते हैं और हम चलते हैं, पहले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और ये दोनों इक़दाम जो है वो अपोजिशन के हक में गए और हुकूमत के खिलाफ गए। अपोजिशन का ग्राफ बहुत बड़ा है। और अब भी मैं ये कहता हूं कि डस्का का इलेक्शन होता है और डस्का के इलेक्शन में जो रिजल्ट आता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर वो सीट को लेती है तो अपोजिशन का मॉरल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक वो जो खातून इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, अगर उनको ये पता चले कि मैंने तो लड़ना ही नहीं है और मैंने तो आना ही नहीं है और मैं जीतने के बाद मैंने साइन ही करना है, तो कौन किस खुशदिली से आपके इस इलेक्शन के प्रोसेस में आएगा? और जो भी सियासी जमातें उनकी असल मंजिल तो पार्लियामेंट होती है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ था 2002 में, ये पीपल्स पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी और उसके साथ साथ जो थी वो PML काफ थी। नून लीग को सिर्फ 12 सीटें मिली थी और मौलाना की मुत्तहिदा मजलिस अमल को 70 सीटें मिली थी। तो उस वक्त नून लीग ने क्यों नहीं कहा था कि हम रिजाइन करते हैं, हमारे इलेक्शन पर चोरी की गई है, हमारा डाका मारा गया है और हमारा इलेक्शन छीन लिया गया है, हमें सिर्फ 12 सीटें दी गई, हम मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमें क्यों बाहर निकाला गया? और मौलाना ने भी नहीं कहा, क्योंकि मौलाना को जो है उस वक्त मौलाना यकियास किंग्स पार्टी थी, उसने सहूलतकार बनना था परवेज मुशर्रफ का, इस वजह से जो है परवेज मुशर्रफ के साथ साथ चल रहे थे। और परवेज मुशर्रफ के जो स्पीकर थे चौधरी अमीर हुसैन, उन्होंने मौलाना की पार्टी की अक्सरियत न होने के बावजूद मौलाना को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया था। मौलाना का सारे मसाइल हल हो रहे थे, तो उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी रिजाइन करने की, क्योंकि मौलाना खुद, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन चूंकि ऐवान में नहीं है, वो सारे ऐवान को पहले दिन से ये चाहते हैं खत्म कर दिया जाए, और वो हुई ना। ऐवान को वो चाहते थे कि इसके बगैर ही बाकी अपोजिशन को बाद में ले, पहले हम ही निकल जाए। मैं ये कहता हूं कि हर हालत में ये सूरत आपको बरकरार रखनी होती है कि अपने महाजों को नहीं छोड़ना होता है, और ये एक महाज है जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप दुनिया के सामने बात कर सकते हैं, अपने हाउस में बात कर सकते हैं, तारीख के रिकॉर्ड पर बात कर सकते हैं। तो वो अमल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। पहले दिन से उन्होंने कहा कि हम इस असम्बली में नहीं जाना चाहते, फिर गए इस असम्बली में और उनकी पार्टी गई। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब भी उस पर राजी नहीं हुए और पीपल्स पार्टी भी उस पर राजी नहीं हुई। ये मामला 2 साल तक चलता रहा। इसके अंदर एक टाइम होता है जब इन्होंने वो बनाया
पीडीएम को बनाने के बाद फिर ऊंच नीच चलती रही, लेकिन इनका जो उरूज का टाइम था वो था जब इन्होंने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया, वो इनकी मॉरल बहुत बुलंद हो गया। अब अगर इमरान साहब के इलेक्शन में उनका मॉरल डाउन हुआ है तो बड़े बड़े मौके आ रहे हैं जिनमें इनका मॉरल हाई भी हो सकता है। लेकिन क्या ये इंकलाब ला रहे हैं या पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं? अगर इंकलाब ला रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, नाम ले, बताएंगे जी हम इंकलाब ला रहे हैं। और अगर पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं तो उन्हें असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में रहना होगा। उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और पाकिस्तान की तारीख में कोई एक आध इलेक्शन होगा जिसमें चोरी नहीं हुई है, बाकी हर इलेक्शन में चोरी हुई है। और चोरी का बड़े डकैतियां पड़ी हैं। ये सारी सूरत हाल रही। हाफिज साहब, आपने नज़ीर लगारी साहब को भी सुना, बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, तमाम इशूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से? दूसरा, हाफिज साहब, ये जो पीडीएम है वो हुकूमत के लिए कह रहे थे हम टफ टाइम बनेंगे, हुकूमत को गिराने के लिए बना था इत्तेहाद, ये तो उल्टा अपनी जमातों के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। आप अग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि नून लीग और JUI के बहुत से रहनुमा हैं जो नाराज़ हो गए, यानी उन नाराज़ लोगों में आप भी शामिल हैं। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि लगारी साहब यकीनन जिस तरह जरदारी के बारे में कहते हैं कि सियासतदानों पे एक जरदारी भारी, तो लगारी भी जर्नलिस्टों पर और एंकर पर्सनस पर भी भारी नज़र आते हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत पुराने मरासिम हैं इनके साथ। लेकिन यहाँ जो उन्होंने तज्जिया फरमाया है उससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखूँगा, क्योंकि बयानिया नवाज शरीफ का अपोजिशन का शुरू दिन से ये था कि ये 18 के इंतखाबात जो है वो 100% दांधली के पैदावार हैं। अगर आप इसको दांधली करार देते हैं तो फिर उसमें जाने की क्या बात है, और अगर आप जाते हैं फिर इसके खिलाफ इस्तीफों की क्या बात है? ये दो मुतजाद चीज़ें हैं। और ये बात मैं इसलिए बात अर्ज करूँगा कि जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान ने गलती से या किसी और हवाले से उनके इस्तीफ़े स्पीकर साहब के पास पहुँचे और मरियम साहिबा ने बाकायदा तौर पर जलसा आम में कहा कि वो इस्तीफ़े दोबारा स्पीकर के मुंह पे दे मारे, लेकिन अरकान ने वो दोबारा अपनी जेब में डाल दिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के अरकान भी तमाम के तमाम इस्तीफ़ा देंगे? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 14 अरकान जो सेनेट में तहरीक अदम एतमाद संजनानी के ख़िलाफ़ गायब हो गए थे ऐन वक्त पर, या अभी जिस तरीके से 7 अरकान और फिर 10 अरकान हैदरी साहब के हवाले से जिस तरह रफू चक्कर हुए थे, तो इससे पता चलता है कि ये मामलात नहीं है। बाकी असल बात यह है कि जब ख़वातीन के हवाले से, बिल के हवाले से MMA की हुकूमत में मुशर्रफ दौर में मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अल्लाह के ये 99 नामों के नीचे खड़े होकर हम ऐलान करते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो हम असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे। और आपने देखा जब बिल पास हुआ तो अकेला मैं निकला, मेरे बाद काजी हुसैन अहमद मरूम निकले, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया कि वो मेरा सियासी बयान था, हल्फिया बयान भी सियासी था, इसलिए कि उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी। यही सूरत हाल इस वक्त जरदारी साहब की है, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है, सेनेट में उनकी अक्सरियत है, इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने एक बीमारी का बहाना बनाकर लंदन सुधार चुके हैं और उनकी बेटी भी इस वक्त अपने हवाले से वाजे कह चुकी है कि उनकी जान को ख़तरा है, वालिद की जान को ख़तरा है, वो नहीं आ सकते, मेरी जान को ख़तरा है कि मुझे भी भेजा जाए। और पिछले हमारे आज़ादी मार्च में ये बेनिफिट वो ले चुके हैं, ये ड्रामा कर चुके हैं। तो ये तमाम बातों को देखकर हर एक आदमी अपने हवाले से सोचता है और अपने मफादात के हवाले से सोचता है। अगर कल मौलाना फजल रहमान साहब हल्फ उठाने के बावजूद और उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी, तो आज वही काम नवाज शरीफ के कहने के बावजूद जरदारी साहब क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक ने अपने मफाद के बारे में सोचना होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी के इस्तीफ़े तो उनकी जेब में, वो तो दे दें, मरियम साहिबा दे दें, उनके इस्तीफ़े जो जेब में है वो तो दे दें। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मार्च की, रेंटल मार्च की जो बात मैंने की थी, उसमें यह था कि सिर्फ
पैसा नवाज शरीफ का चलेगा, पैसा वो फेंकेंगे और तमाशा हम दिखाएंगे। और इस बात पे ही हमने जमात में अपनी इख्तिलाफात जो पैदा हुए थे, हमने इसलिए कहा था कि आप JUI को, इस वक्त भी JUI को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि हर पार्टी अपने मफादात के हवाले से सोचता है और अपने मफादात के हवाले से फैसला करता है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे भाई हैं। कल जो इनकी हालत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी ज़िंदगी के सबसे मुख्तसर तरीन प्रेस ब्रीफिंग में जो दो बातें की थी, इस वक्त उनको और कुछ नहीं करना चाहिए था, कम से कम PDM से अपना इस्तीफ़ा तो दे देना चाहिए था, क्योंकि दूसरों से इस्तीफ़ा मांगने वाला के पास जो अपना इस्तीफ़ा है, कम से कम वो तो हथियार इस्तेमाल करते। सही। अच्छा लगारी साहब, आपसे मैं ये वाला सवाल, हाफिज साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है, ये जो कह रहे थे पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाह रही है, तो अगर 9 जमातें एक साथ हैं, वो इस्तीफा देना चाह रही हैं, तो फिर 9 जमातें तो बिस्मिल्लाह करें, उनको क्या टेंशन है, वो क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? एक तो हाफिज हुसैन अहमद साहब जितना तवील अरसे से हमारी के साथ शनासाई है, मैंने हमेशा उन्हें एक जीरक सियासतदान, एक नुक्ता फहम, नुक्ता संज सियासतदान पाया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में नुक्ता आफरीनी जो है वो इनसे जाकर बस खत्म है। तो इन्होंने बहुत अहम नुकात उठाए हैं और ये शायद एक नुक्ता इन्होंने छोड़ा है, मैं भी याद दिला देता हूँ। जब वक्त पड़ता है तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं फिर कहता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो उनका एहतराम करते हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मुझे जब उन पर तनकीद करनी पड़ती हो तो मैं दिल से तकलीफ भी महसूस करता हूँ। एक वक्त था जब उन्होंने वर्दी में, यूनिफॉर्म में, आर्मी चीफ की यूनिफॉर्म में एक शख्स के सदर मुमलिकत के ओहदे को कबूल किया था और दस्तखत किए थे कि हाँ आप वर्दी पहनकर सदर मुमलिकत हो सकते हैं। यही मौलाना फजल रहमान थे। और इन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि जो सदर हैं वो इस मनसब पर अपना वर्दी पहनकर हो सकते हैं और एक खास मुद्दत तक इस ओहदे को अपने पास रख सकते हैं। तो जो यहाँ तक जा सकते हैं, तो वो अब इस्तीफे के मामले पर ये सही है कि अगर आपने ये रास्ता अख्तियार कर लिया है और यह रास्ता अपना लिया है और अगर आपकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया था तो कोई भी नहीं, तो ये तो आप देखें ना, हक और बातिल का जब मार्का होता है तो आपने फैसला करना होता है कि मैं अगर तन्हा रह गया हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहा है और मैं पूरे के पूरे मैदान में अकेला रह गया हूँ, तो फिर अपनी जान लेकर आदमी चलता है और कहता है कि मेरा फैसला तो ये है और मैं तारीख में अपना फैसला दर्ज करा रहा हूँ और मैं अपने पार्टी के इस्तीफे पेश कर रहा हूँ और बाकी पार्टियां आए और जाकर आकर पेश करें। तो इसके बाद सूरत हाल सामने आती, चले उनके साथ अचकजई साहब जाते, हालांकि अचकजई साहब ने इनकी सीटें ली, उन्होंने उनकी सीटें ली हैं, एक दूसरे की सीटें भी इन्होंने ली हैं। और सियासत में ऐसा होता है, सियासत में ये नहीं होता है कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किसी एक खास फरीक को किसी एक खास वजह से आप रियायत देते हैं, रियायत आप किसी को भी नहीं देते। अब भी यही सूरत हाल है। आप ये ना सोचें कि नहीं आ रहे जरदारी साहब तो आप ना आने दें, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आपने रिजाइन करना है, आप रिजाइन करें। आप नून लीग को कहेंगे जी आइए, अगर आपने रिजाइन देना है और इस सुबह तो मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर आ गए हैं तो वो रिजाइन करें। उसके बाद पीपल्स पार्टी मजबूर हो जाएगी, देखेगी अगर सूरत हाल ऐसी बन रही है तो वो रिजाइन कर देगी, नहीं करना होगा तो वो इस अपोजिशन का हिस्सा नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। तो आप तो कम से कम आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर रिजाइन करें। ये सही कह रहे हैं जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब। ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई वो कहते हैं 9 जमातें तो एक साथ हैं, अगर पीपल्स पार्टी चलें, वो क्या समझती है कि ये एक गैर आइनी इकदाम है, ये मेचोरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी का जो भी मौक़िफ़ आपके सामने है, उन्होंने जो मुतालिबा कर दिया कि नवाज शरीफ साहब आ जाएँ तो ठीक है, उन्हीं को इस्तीफ़े जमा करवा देंगे। आपको भी पता है ना नवाज शरीफ आने लगे हैं, क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं उनकी, आना होता तो चले तो ना जाते, लंदन गए थे तो वापस आ जाते, जितना टाइम लेके गए थे वो तो नहीं आने वाले। यानी हम कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव किया कि उन्होंने ऐसा मुतालिबा रख दिया जो कि उनको पता है कि पूरा तो होने वाला नहीं, ना वो होगा ना इस्तीफे जमा होंगे। अब ये जो 9 जमातें साथ है, वाकई ये क्यों नहीं पहल कर देती, ये क्यों नहीं बिस्मिल्लाह कर देती? यानी हम कह सकते हैं, ये लफ्ज़ शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड होगा कि ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या वाकई फिर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे? जो बाकी 9 जमातें ये भी क्या चाह रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं सबको, समझ नहीं आ रहा। आपको क्या समझ आ रहा है? डॉक्टर साहिबा देखिए, 20 सितंबर 2020 को जी
जब पीडीएम का एक इजलास हुआ था सरबराही, जिसमें जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब जरदारी साहब जो है वो वीडियो लिंक पे शरीक हुए थे और दोनों ने ये एक मुआहदे पे दस्तखत किए थे जिसके 26 निकात थे। उसमें चंद बातों का हतमी फैसला हुआ था। नंबर 1 ये कि हम इस्तीफ़ा देंगे। नंबर 2 ये कि हम किसी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। नंबर 3 ये कि हम सेनेट के इलेक्ट्रो कॉलेज को ख़त्म कर देंगे इस्तीफ़ा देकर, और उसके साथ साथ 3 इस्तीफ़े हमें चाहिए, एक इमरान खान का, दूसरा आर्मी चीफ जनरल बाजवा का, तीसरा जो है जनरल फैज़ हमीद का। ये तमाम फैसले किए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स इस्तीफ़ा देने जा रहा है, अगर मैं किसी अपने मकान को गिराने जा रहा हूँ, नए नक्शा बनाने जा रहा हूँ और साथ ही अगले दिन मैं वहाँ पर 2 नए कमरे बनाता हूँ, तो लोग पागल खाने नहीं भिजवाएंगे। पर अपने ये मकान ही गिराना है तो फिर आप नए कमरे क्यों बना रहे हैं? जो लोग इस्तीफ़ा देने निकले थे, क्या वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने? सही। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने पैसा खर्च किया? जिन्होंने इलेक्ट्रो कॉलेज को ख़त्म करना था सेनेट का, क्या सेनेट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? क्या जो कहते थे कि ये कौमी असम्बली धांधली की पैदावार है, क्या पीपल्स पार्टी ने अपने घर में बैठकर जनाब गैलानी साहब को कैंडिडेट बनाकर सेनेट के लिए, कौमी असम्बली के लिए नहीं उतारा और उसके बाद फिर मजबूरन पीडीएम को से गोद लेना पड़ा? क्या वो उसके कामयाबी के बाद फिर उन्होंने खुद सेनेट के लिए चेयरमैन के नाम बगैर पीडीएम का और मशवरे से अनाउंस नहीं की? ये सारे बातें कौम के सामने हैं। तो हम समझते हैं कि आपको धोखा देना, ठीक है, आप एक तरफ से इस भी ले रहे हैं, आप एक तरफ चेयरमैन जनाब हैदरी साहब के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आप एक हिस्सा बनना चाहते हैं, लगारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपके लिए 2 रास्ते हैं, या तो फिर यह है कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बने, या फिर आप इस निज़ाम को ढाना चाहते हैं, इनको इस्तीफा देना चाहते हैं, तो फिर आप ये ड्रामे छोड़ दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून दे और बाकी जमातें दे, काफ़ी लोग मौजूद है, मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी दे, बलूचिस्तान में हमारे MPs हैं दे। तो ये तमाम बातें ऐसे ही है कि ये एक दूसरे के आड़ में रहकर मफादात की बात करते हैं। और फिर हमने आज़ादी मार्च को ख़त्म कब किया? मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज़ादी मार्च हम इस्टब्लिशमेंट को गैर आइनी जो है मुदाखलत से बचाने के लिए, उसको गैर आइनी मुदाखलत से बाज रखने के लिए आज़ादी मार्च कर रहे हैं। फिर क्या उन्होंने जाकर चौधरी परवेज़ इलाही और जनाब चौधरी शुजात के साथ मिलकर खुद उसी एस्टेब्लिशमेंट से कह कर और उनसे यकीन दहानी हासिल करके कि मार्च में इमरान खान को घर भेजेंगे और आप लोगों को लाएंगे? शुक्रिया अदा करें। ठीक है, दोनों मेहमानों का, हाफिज हुसैन अहमद साहब, लगारी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हमसे गुजारिश करूँगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग जो कि अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए, उस कुर्सी पर सोहदे पर मेरिट की बुनियाद पर किसी अहल शख्स को बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।